नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और जो चुपचाप बैठे हैं वो, समस्या थोड़ी सी चुपचाप रहने वालों की ज्यादा होती है ना। आप घर पर जाएं और आपकी बीवी एकदम चुप है तो समस्या कम होने वाली है कि बढ़ने वाली है? चुपचाप रहने वालों की समस्या थोड़ी ज्यादा होती है। पुलिस वाला आ जाए यहाँ पर, वो बोले चोरी हो गई, बताओ किसने की, फंसेगा वही जो चुप रहे। तो चुप नहीं रहना, कीप कम्युनिकेट प्लीज, बातचीत जारी रखिए। एक सर्वे आया अभी लेटेस्ट, जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया के लोगों ने, यूरोपियन जो एसोसिएशन है उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर सर्वे किया तो एक जानकारी प्राप्त हुई कि दुनिया में सबसे कम तलाक हिंदुस्तान में होते हैं। दुनिया में सबसे कम तलाक कहां होते हैं? हिंदुस्तान में होते हैं। तो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट 4-5 पेज की थी। तो पहले पॉइंट पे लिखा था क्योंकि यहां पर पति पत्नी झगड़ा बहुत करते हैं। तो रिपोर्ट को पढ़कर मैंने कहा यार ये कैसी रिपोर्ट है, झगड़ा होने से तो तलाक होने चाहिए। लेकिन इस पहली रिपोर्ट के पहले पॉइंट पे लिखा है क्योंकि यहाँ के पति पत्नी झगड़ा बहुत करते हैं। तो मैं बीच में बोल पड़ा, मैंने कहा ये क्या रिपोर्ट है? वो कहा सुन तो सही दूसरी पढ़। तो मैंने दूसरी पढ़ी तो वहां पे लिखा कि झगड़ा तो बहुत करते हैं लेकिन झगड़ा खत्म होते ही बात करते हैं। क्या लिखा हुआ था? झगड़ा खत्म होते ही क्या कर लेते हैं? वापस बात कर लेते हैं, और इसलिए रिश्ते लंबे चलते हैं, है ना। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि पति पत्नी बहुत तेज झगड़ा करते हैं, इतना तेज झगड़ा करते हैं, लेकिन अचानक घर में मेहमान आ जाए तो ए जी ओ जी इतने प्यार से बात करते हैं जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम इन्हीं के घर में। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? पति पत्नी के झगड़ा हो रहा है और बच्चे के चोट लग जाए तो पति पत्नी झगड़े को थोड़ा साइड में रखते हैं और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ऑन सन, है ना, जो अपने बेबी है उसके ऊपर पूरा ध्यान दे देते हैं। वो ये क्या करते हैं? झगड़ा रोज करते हैं लेकिन बातचीत चालू रखते हैं। जैसे दिन भर झगड़ा किया, शाम को फिर बात कर लेते हैं, फिर झगड़ा किया, फिर बात कर लेते हैं, तो जीवन लंबा चलता रहता है। तो मैं सारे शादीशुदा जोड़े जो झगड़ा करते हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपको ये झगड़ा जारी रखना है, कभी भी बंद नहीं करना है ना। कंटिन्यू झगड़ा जारी रखिए, लेकिन झगड़ा खत्म होते ही बात चालू कर दीजिए, ठीक है ना। झगड़े में कोई कमी है तो तलवार लेकर आइए, तलवार से झगड़ा कीजिए, लेकिन बातचीत बाद में चालू करनी। झगड़ा खत्म होते क्या करनी है? बातचीत कंटिन्यू करनी है। अगर बातचीत कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो जीवन में सारी समस्याओं का हल बातचीत से है। दुनिया के हर महान व्यक्ति ये कहते हैं, देश की बड़ी बड़ी समस्या भी होती है तो कहते हैं बातचीत के जरिए सुलझाओ, है ना। झगड़ा करने का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बातचीत करेंगे। लेकिन यूरोपियन कल्चर में आप जाएं या वेस्टर्न कल्चर में आप जाएं तो वहां ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है? झगड़ा करके दोनों अलग अलग कमरे में सो जाते हैं। फिर क्या होता है? दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी सोचते हैं। जब कुछ भी सोचते हैं तो सोचने की कोई सीमा नहीं होती, और जब सीमा नहीं होती तो झगड़ा फसाद का रूप ले लेता है। इतनी दूरियां बढ़ जाती है कि तलाक हो जाता है, और वहां तलाक करना भी बड़ा आसान है, एक लाइन में बोलना पड़ता है ब्रेकअप। दोनों समझ जाते हैं कि दोनों को अलग अलग। बातचीत जारी रखेंगे, मैं आपसे पूछूंगा तो जवाब देंगे। कैसे हैं आप लोग? अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे। देखिए, जब आप कुछ नहीं बोलते हो ना तो सामने वाले को ये मौका देते हो कि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी सोच ले। मैंने आपसे पूछा आप कैसे हैं और आप चुप हैं, तो फिर मैं कुछ भी सोच सकता हूं, है ना? मेरे को थोड़ी रोक सकते हो आप। मैंने पूछा आप कैसे हैं, आप चुप हैं, तो मुझे लग रहा है इसकी बीवी ने इसको मारा होगा। मेरे को थोड़ी रोक सकते हो आप, मैं कुछ भी सोच सकता हूं। लेकिन ये मैं कब सोचता हूं? तुम चुप रहते। अगर जवाब दोगे तो फिर कुछ भी सोचूंगा नहीं। कैसे हैं आप लोग? भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आया हूं। राजस्थान की एक छोटी सी सिटी है, टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ। मेरी पूरी एजुकेशन भीलवाड़ा की थी। आई एम सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। यहाँ पर कई लोग होंगे जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं प्रणाम करता हूं उनको, और जिंदगी भर कोशिश करूंगा कि मैं आपसे सीखूं। लेकिन मुझे यहाँ पर बुलाया गया सिखाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति गुरु है। तुम भी गुरु, मैं भी गुरु, हो जाते हैं शुरू। फिर कौन रोक सकता है? जब गुरु तुम भी हो, हम भी हैं, फिर कोई रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम तब आती है जब एक व्यक्ति अपने आप को गुरु मान लेता है, सबको चेले समझ लेता है, वहीं पर समस्या चालू हो जाती है। आरसीएम के बारे में हम ज्यादा जानते हैं तो आरसीएम के गुरु हम हैं। जीवन के बारे में आप ज्यादा जानते हैं तो जीवन के गुरु आप हैं। और गुरु कभी एक बनाना ही नहीं चाहिए। गुरु एक बनाओगे तो गुरु की अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी हमारे अंदर आएगी। तो गुरु कभी एक नहीं बनाना। गुरु किसको बनाना? सबको गुरु बनाना। सबको, जो भी सामने आ जाए गुरु बनाना है, और फिल्टर लगाना है दिमाग पर।
और बार बार सोचना है कि मुझे इससे क्या सीखना है। जो सीखना है वही सीखूंगा, जो नहीं सीखना है वो नहीं सीखूंगा। तो मेरी अपलाइन ने हमेशा कहा है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है, इतनी नहीं पीनी चाहिए। तो हम तो शराबी को भी सैल्यूट करते हैं। मैंने कहा भैया डेमो पहले करके बता दिया तूने, नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाती है। तो शराबी भी गुरु बन सकता है, बच्चा भी गुरु बन सकता है। परिस्थिति के हिसाब से हर व्यक्ति गुरु होता है। बस फर्क इतना है कि जैसे आप आईएएस अफसर हैं और आपको रोटी बनाना सीखना है तो हमारी बहन से ही सीखना पड़ेगा। वहां पर गुरु वो है। जीवन में दूसरी जगह गुरु आप हो सकते हैं। सभी गुरु मानिए और सभी अपने आप को स्टूडेंट मानिए, समस्या ही खत्म। ठीक है जी। तो आप भी गुरु, हम भी गुरु, तो हो जाए शुरू। फिर कोई दिक्कत नहीं। अब कोई ईगो तो नहीं रहा ना आपका, यार ये मुकेश कोठारी मुझे क्या सिखाएगा। नहीं सिखा सकता भाई, मुझे अच्छी तरह पता, तुम भी तो गुरु हो। थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत तुम जानते हो। नैया पार लगा देंगे ना, जब आगे आगे चलते जाएंगे नैया पार हो जाएगी। तो 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया था और मेरी पहली सैलरी थी 750 रुपए, 750 रुपीज ओनली। 750 रुपए की नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि पिताजी करोड़पति थे। यस। हे भगवान, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे आए जैसे कोई सत्यनारायण की कथा है। हर जगह ही स्वाहा बोलना कोई जरूरी है? एक जगह बिना सोचे समझे स्वाहा बोले थे, फंस गए ना। वो फेरे में बैठे थे ना, तो पंडित पता नहीं क्या गुड़गुड़ गुड़गुड़ स्वाहा, तो और लाइन तो सुन ही नहीं रहे, स्वाहा ही कर रहे, फंस गए। वो बिल्कुल क्लियर कट कह रहे थे, भाई आप रोने वाले हो, तुमने कहा स्वाहा। रो फिर, इसलिए सोचो समझो यार। ऐसा एक बार क्या हुआ, मैं कहीं सेमिनार ले रहा था यूपी में, वहां के लोग इतने एक्साइटेड थे कि हर बात पे यस ही कर रहे थे। तो मैंने एक वीडियोग्राफर को बुलाया, मैंने कहा भाई मैं इनसे यस कराऊंगा, तुम वीडियोग्राफी कर लेना। तो सबको मैंने जोश में भर दिया और फिर मैंने कहा तो फिर आज से आपकी प्रॉपर्टी मेरी। फिर क्या वीडियोग्राफी बना दी मैंने, और फिर कोर्ट तक घसीटा उनको कि इतने सारे लोगों के सामने बोला। तो भाई सोच समझ के यस नो बोलना, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी हर चीज पे यस करना। सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बोल रहे हैं उसके आधार पर यस और नो करो। थोड़ा लेट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो परिवार का मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं जब 9 साल का था तब मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस के अंदर थे। वो फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। मेरी एकदम छोटी सी क्यूट सी फैमिली थी, माँ बाप और आधा दर्जन बच्चे। हंस रहे हो यार, आपको हंसने की क्या मतलब, हर बात में क्यों हंसते हो आप? अच्छा ओके, अच्छा मैंने क्यूट बोला इसलिए, छोटी फैमिली। ओ अब जाके समझ में आ रहा। छोटी फैमिली इसलिए बोला क्योंकि आज के जमाने के हिसाब से नहीं बोला। आज के जमाने में 1-2 का हिसाब है। हिंदुस्तान के लोग अब तो जागे कि बच्चे कम पैदा करें। उससे पहले आजादी के बाद हमारे बुजुर्ग लोगों ने इतना गजब का काम किया कि साला बच्चे पैदा करने के लिए कोई काम ही नहीं किया। और मजे की बात है कि साला चाइना को पीछे कर दिया पूरा, इतने बच्चे पैदा हो गए। तो आज के अभी तो अपन 1-2 की बात करते हैं, लेकिन आज के 50, 60, 70 साल पहले ऐसे कोई गिन कर पैदा नहीं करता। हमारे पूरे मोहल्ले में सबसे छोटी फैमिली मेरी थी, पूरे मोहल्ले में सबसे छोटी। हमारे पड़ोस में लोढ़ा साहब थे, उनके 11 बच्चे। पूरी क्रिकेट की टीम घर पर ही थी, एम्पायर भी घर पर ही, है ना। तो उस समय सबसे छोटी फैमिली पूरी, आई थिंक पूरे मोहल्ले में हमारी ही थी। माँ बाप संघर्ष कर रहे थे, उनके जीवन के पर्सनल सपने खत्म हो गए थे। बस वो किसी तरह चाहते थे, 250 रुपए पेंशन आती थी, माँ अचार पापड़ चटनी बनाकर घरों को बेचा करती थी, और वो सपना था कि किसी तरह सारे बच्चे पढ़ लिख जाए। और उनका फोकस था मेरे ऊपर। मैं सबसे छोटा था तो वो सोचते थे कि अंतिम जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए, तो वो मेरे ऊपर ज्यादा एकाग्र होते थे। लेकिन पढ़ने में मेरी रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। फिर मैं बीकॉम हुआ, फिर मैंने नौकरी की, फिर मैं बिजनेस में आया, फिर आरसीएम बिजनेस में आया। आरसीएम में आने के बाद 23 साल मुझे बीत गए। 23 साल में हर कुछ जो जीवन में सोचा था वो सब कुछ किया। ये सारा क्या क्या मुझे मिला, मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया, लेकिन ये किया कैसे, लेकिन किया क्यों, ये सारी बातें मैं अब आपके सामने बताने वाला हूं। और ये भी बता के जाऊंगा करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है। हम लोग लकीर के फकीर होते हैं, जो करना हो तो छोड़ देते हैं, केवल ऊपर ऊपर से डेकोरम कर लेते हैं। अंदर की चीजें आना जरूरी है और सारी बात करेंगे। लेकिन मैं अपनी बात करने से पहले मेरी डॉटर से आपको मिलाना चाहता हूं। मेरी डॉटर जिसका नाम है अंजलि कोठारी। उद्देश्य समझ लीजिए मेरा, आप में से सब लोग आरसीएम में उससे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उसने तो आरसीएम ज्वाइन किया अभी मार्च में। तो आप में से किसी भी व्यक्ति को आरसीएम नहीं खा सकते, क्योंकि आरसीएम में आपका नॉलेज उससे ज्यादा है। लेकिन आपने आरसीएम ज्यादा किया है, उसने आरसीएम देखा ज्यादा है, क्योंकि वो 24 साल की है और आरसीएम 23 साल का है।
23 साल से मुझे आरसीएम करते हुए देख रही है। जब वो 1 साल की थी, होश संभाला ना, तब से वो जानती है कि पापा कब उठते थे, कब जाते थे, लोग कैसे आते थे, वो कैसे रिएक्ट करते थे, पूरे दिन में क्या काम करते थे, स्कूटर पर कैसे उड़ भाग करते थे, सर्दी गर्मी में क्या होता था, पता मिली तो क्या हुआ। ये इतनी बारीकी से वो सारी ज्यादा चीजें जानती थी। लेकिन कहते ना कि दिए तले अंधेरा, तो हम पूरी दुनिया को समझा रहे थे, लेकिन घर वाले नहीं समझ रहे थे। बच्चों को क्या समझ में आता वो हमें पता नहीं था। तो बच्चे हमसे दूर होते जा रहे थे, इतने दूर हो गए कि उन्होंने इकोनॉमिकल क्राइसिस तो कभी देखी नहीं। पैसे की वैल्यू क्या होती है वो तो आप लोग जो अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आकर बसे हैं वो जानते हैं, है ना। ये थोड़े से चंद पैसों के लिए आपको स्टेट छोड़ने पड़े, अपने घर बार को छोड़कर फरीदाबाद पे दिल्ली में आकर बसना पड़ा। तो पैसों की वैल्यू ये बच्चे जो अच्छे जगह पर पैदा हुए हैं उनको पता नहीं, क्योंकि जब वो 2 साल की थी तो ना मेरा आरसीएम बिजनेस का 1 महीने का कमीशन 2,85,000 का था। 1 महीने का 2,85,000 का, जब वो 2 साल की थी। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस क्या होता है उन्हें पता नहीं है। मेरी पूरी इंटायर एजुकेशन हुई है 5 रुपए सालाना फीस में। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 5 रुपए सालाना फीस लगती थी, उसमें मेरी एजुकेशन हुई। और जब वो 2nd, 3rd, 4th क्लास में पढ़ती थी तो उसकी फीस थी 7 लाख रुपए पर ईयर। अभी के हिसाब से बात करें, 2002 के बाद अभी के हिसाब से बात करें तो 25 लाख रुपए पर ईयर, इतनी फीस में वो स्कूलिंग की। बिट्स पिलानी के अंदर उसकी पूरी इंटायर एजुकेशन हुई, बिल्डा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। 12th किया उसने, फिर अमेरिकन इंस्टीट्यूट से फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री की। एक होता है फैशन डिजाइनर, एक होता है फैशन कम्युनिकेशन। डिजाइनर मतलब कपड़े बनाना, कम्युनिकेशन मतलब कपड़े की मार्केटिंग करना। तो फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री ली, फिर उसने जॉब चालू किया मुंबई में, पीआर का, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर का जॉब चालू किया, फिल्मी सेलिब्रिटी का। तो शाहिद कपूर, अनिल कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इन सबकी वो पीआर रही है। पीआर का मतलब क्या पहले समझ लीजिए। पब्लिक जो होती है ना उसके अंदर एक सेलिब्रिटी की इमेज कैसी हो, ये पीआर डिसाइड करता है ना। पीआर कहता है ऐसा ऐसा करो ताकि पब्लिक आपके बारे में ये सोचेगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी को आपने कोविड में दाढ़ी बढ़ाते हुए देखा कि नहीं देखा? कितनी बड़ी दाढ़ी कर ली थी वो। ये उनका आइडिया नहीं था, वो उनके पीआर का आइडिया था। पीआर ने उन्हें समझाया कि कोविड में सब लोग परेशान हैं, नौकरियां छिन रही है, रोजगार जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग बाग, मर रहे हैं लोग बाग, और तुम अगर दाढ़ी बनाकर घूमोगे तो लोगों को तुम्हारे पर गुस्सा आएगा, दाढ़ी बढ़ा लो। और उन्होंने दाढ़ी बढ़ाकर मैसेज दे दिया, भाई और बहनों दुखी तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं, देखो दाढ़ी बढ़ा। ये पीआर का काम होता है। पद्मावत फिल्म आपने देखी? तो पद्मावत फिल्म में फिल्म रिलीज होने से पहले, फिल्म की शूटिंग होने से पहले केस हो गए। अरे भाई अभी फिल्म में है ही क्या यही पता नहीं है, तो पहले कैसे केस हो सकते हैं? तो मजे की बात यह है, केस होते नहीं, पीआर के द्वारा करवाए जाते हैं। पब्लिक ताकि सोचे कि इसके अंदर कोई खास बात है। केस हुआ इसका मतलब इसको देखना ही है। कहीं पर भी 2 आदमी झगड़ा करते हैं तो हमारी आदत क्या होती है, हम सुनते हैं झगड़ा क्यों हो रहा है ना। क्योंकि जब तक क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करते तब तक आदमी हिट नहीं होता। तो हर सेलिब्रिटी के, फिल्मी सेलिब्रिटी जितने भी सितारे हैं, राजनीतिक सितारे हैं, सबके पीआर होते हैं। और वो पीआर ये डिसाइड करते हैं कि पब्लिक में इसकी क्या बात जाननी चाहिए, क्या चीजें अखबार में छपनी चाहिए। वो अखबार वालों को भी कंट्रोल करते हैं पीआर वाले। तो पीआर की जॉब की, जब वो ट्रेनिंग पीरियड में थी तब 1 लाख सैलरी थी। पहले साल जब वो ट्रेनिंग पीरियड में थी तब 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी थी। 10 साल वो पीआर में काम करती तो 15 लाख रुपए पर मंथ कमा लेती। लेकिन 2 साल जॉब करने के बाद उसे अच्छी तरह पता चल गया कि नौकरी क्या है, ये फिल्मी सितारों की चकाचौंध क्या है। और 2 साल नौकरी करने के बाद वो आरसीएम बिजनेस में आई। अभी फुल टाइम आरसीएम बिजनेस के अंदर है। और वो क्यों आई? इतनी बड़ी जॉब छोड़कर, सब कुछ उसके पास था, है ना, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास था, फिर उसे क्या जज गई, वो क्या सोचकर इसमें आई। अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो यंग जनरेशन के लोग हैं ना, उनके सोचने का नजरिया अलग है। वो चकाचौंध में रहते हैं, वो आईआईटी इंजीनियर करेंगे, डॉक्टर करेंगे, इंजीनियर बनेंगे। उनको पता नहीं कि कितने बड़े पापड़ बेलने पड़ने सकते हैं आपको वहां पर जाने के बाद। और जितनी भी जगह पर आप पढ़े लिखा करके आगे पहुंचेंगे ना, वहां पर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी के बॉस के नीचे ही काम करना पड़ेगा। आप आजादी की जिंदगी नहीं जी सकते। लेकिन उसे 2 साल में यह महसूस हुआ। आइए हम जानते हैं उसी की जवानी। मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी पढ़ाई लिखाई का रुचि नहीं हुआ, तो रुचि किसमें हुआ करती थी? मेरी एज में सारे बच्चों की रुचि गिल्ली डंडा, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल में हुआ करती थी। और मेरी रुचि थी पैसे कमाने। और कौन सी क्लास में? 6ठी क्लास में। अब 6ठी क्लास में मुझे पैसे गिनना भी नहीं आता था, लेकिन पैसों में रुचि क्यों थी? क्योंकि माँ बाप के अंदर जब भी झगड़ा होता था तो उसकी वजह पैसा होती। मतलब पिताजी माताजी झगड़ा क्या करते थे, तुमने बजट बिगाड़ दिया, पैसे कम पड़ गए, अब ये पैसे कहां से आएंगे? पैसे 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 पैसे। तो मैं 6ठी क्लास में सोच रहा था यार ये मुकेश कोठारी पैसा कमाना है, खूब सारा पैसा कमाना। मेरे किसी भी समय एक भी बच्चा जब इस बारे में नहीं सोच रहा था, तब मैं पैसों के बारे में सोच रहा था। और 6ठी क्लास में
मैंने सोच लिया कि पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने के दो तरीके मुझे पता लगे दुनिया के द्वारा कि या तो नौकरी कर लो या बिजनेस कर लो। तो मेरे पास दो निर्णय है, नौकरी करना है कि बिजनेस करना है। तो फिर मोहल्ले का सर्वे किया तो मुझे क्या पता लगा कि जो भी नौकरी करते थे उनके पास साइकिल थी और जो बिजनेस करते थे उनके पास स्कूटर था। तो एक छोटे बच्चे के लिए ये काफी है। मैंने सोच लिया बचपन में ही कि करूंगा तो बिजनेस ही, करूंगा तो बिजनेस ही। अब बिजनेस करना है तो किस चीज का करना है? 90% लोग इसलिए नाकामयाब नहीं होते कि उनके अंदर दिमाग की कमी है। दिमाग की वजह से नाकामयाब नहीं होते, नाकामयाब होते हैं गलत चयन से। गलत चयन से अपने समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से आपको बिजनेस का चयन करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों की चकाचौंध में बिजनेस का चयन कर लेते हैं। जो हमारा कल्चर का काम नहीं है उसमें भी हम उसको चयन कर लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। सन 2000 में मुकेश कोठारी और मेरे दोस्त दोनों ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की थी। मेरा दोस्त था, उसने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की, मैंने भी ज्वाइन की। उसने एक कंपनी का चयन कैसे किया जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, जो दुनिया के 80 देशों में काम कर रही थी, 70,000 करोड़ जिसका टर्नओवर था, उस कंपनी को उसने ज्वाइन कर लिया। वो कंपनी बाहर की थी, अमेरिकन कंपनी थी। उसका टूथपेस्ट ही 400 रुपए का आता था। 400 रुपए का टूथपेस्ट आता था। तो उसने प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं दिया, अपनी परिस्थिति, अपने समय, अपने स्थान, अपने दोस्तों पर ध्यान नहीं दिया, अपना सर्कल क्या उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी करूंगा। और हुआ ये कि वो शुरू में 2-4 बार तो जबरदस्ती किसी को टूथपेस्ट देकर आ गया, लेकिन उसके बाद उसके कोई ग्राहक ही नहीं बने, क्योंकि पूरे मोहल्ले में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो 400 रुपए का टूथपेस्ट खरीद ले। क्योंकि पूरे मोहल्ले में 400 रुपए पर डे सैलरी वाला आदमी नहीं था और ये टूथपेस्ट 400 का बेच रहा था। तो उसकी परिस्थिति, उसके सर्कल ने उसे नाकामयाब कर दिया। और मैंने बिजनेस चालू किया, एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वो एक ऐसे बेसिक प्रोडक्ट को लेकर आई मार्केट में जिसको कपड़ा कहते थे, और कपड़ा हर व्यक्ति पहनता था, और एक रीजनेबल प्राइस में लेकर आई थी। और मेरा बिजनेस तेज गति से चलने लगा, क्योंकि मेरे सर्कल के सारे लोग कपड़ा पहनते थे। और आपके तो मैंने एक ऐसा बिजनेस का चयन किया जो सब लोग करते थे और करना मजबूरी था। मेरा बिजनेस चल पड़ा। मेरे भाई, चयन आपको करना पड़ेगा, आपकी परिस्थिति, आपके समय के हिसाब से। तो बिजनेस क्या करूं? मैं अपने परम मित्र के पास गया और मैंने उससे पूछा, परम मित्र कौन है? पहले इसे समझ लीजिए। परम मित्र होता है हमारा अपना दिमाग, लेकिन हम परम मित्र समझते हैं पड़ोसी। पड़ोसी किसी और का भी दोस्त हो सकता है, लेकिन आपका दिमाग आपके अलावा किसी का दोस्त नहीं होता। आपका दिमाग पड़ोसी के लिए काम नहीं कर सकता। और मजे की बात है, आपके दिमाग के पास अपना दिमाग भी नहीं होता, वो केवल आप ही का दिमाग होता। और मजे की बात है, इससे जो कहो वही करता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अलग से काम नहीं करता, इसको जो कमांड देते हैं वही करता है। एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने बिजनेस किया, बिजनेस में लॉस हो गए, आप दिवालिया हो गए। अब सब लोग पैसा मांगते हैं आपसे, तो आप क्या करते हैं? पैसा मांगने से इतने परेशान हैं कि आप रात को लेट घर पर आते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं ताकि किसी को नजर ना आए। एक दिन आप रात को 1 बजे आकर सोए, नींद इतनी तेज लगी कि सुबह 7 बजे खुली, जाना 5 बजे था, लेकिन नींद 7 बजे खुली घंटे की आवाज से, टिंग टांग। जब घंटे की आवाज देखी तो आपने थोड़ा सा खिड़की को धीरे से खोला और देखा तो लाला पैसे मांगने के लिए आया था। आप डर गए, आप परेशान हो गए, पसीना आ गया, और आपने अपने परम मित्र से पूछा, परम मित्र कौन है? दिमाग से पूछा, अरे लाला पैसे मांगने आ गया, कैसे बचूं? पूछा आपने, कैसे बचूं? अब इसका कोई दिमाग नहीं है, ये फिर रिसर्च करेगा। आपने जो पूछा उसका तुरंत जवाब देगा, कैसे बचूं? तो इसने कहा भाग जा। आप जो पूछोगे वही तो जवाब देगा। आपने कहा कैसे बचूं? उसने कहा भाग जा। अरे कैसे भागूं? गेट पे तो लाला है। ये कहता खिड़की से भाग जा। अरे खिड़की से कैसे भागूं? फर्स्ट फ्लोर पे हूं। तो बीबी की साड़ी बांध के भाग जा। ये आगे से आगे जवाब देता है, ये सोचता नहीं, ये वही बोलता है जो इससे पूछते हो। तुमने प्रश्न ही उल्टा पुल्टा पूछा, कैसे बचूं? तुमने ये पूछा होता, ये मैं कब तक बचूंगा, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी कब तक जीऊंगा? मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं व्हाइट कलर की जिंदगी जीना चाहता हूं, सिर को खड़ा करके जिंदगी जीना चाहता हूं, बोल क्या करूं? तो फिर ये तुम्हें अलग राय देता। ये फिर कहता कि भाई, अगर तूने बिजनेस में लॉस किया है, तेरे से गलती हुई है, लोगों का पैसा डूबा है, लोगों को हताहत किया है, तो लोगों की तुझे सुनना पड़ेगा। जा, उसके गुस्से को सहन कर, वो गाली बके तो सुन, उसके सामने गर्दन झुका और धीरे और प्यार से पूरी बात सुनने के बाद उसे कहना, लाला जी मुझे पता है कि मेरा लॉस हुआ है, मुझे लॉस हुआ है, लेकिन मैं बेईमान आदमी नहीं हूं, मैं एक एक पैसा वापस आपका चुका सकता हूं।
गलत समय के धार में मैं फंस गया हूं, थोड़ा मुझे समय दोगे, थोड़ा सा पैसा और उधार दोगे तो फिर मैं एक नया बिजनेस करूंगा और मैं तुम्हारा एक एक पैसा वापस लौटा दूंगा। हेलो। और मजे की बात है, लाला के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। लाला तुम्हें मार देगा तो 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, तुम्हें जिंदा रखने में ही उसका फायदा और उसका अलग से फायदा नहीं। तो जो पूछोगे वो जवाब देगा, गलत पूछोगे तो गलत जवाब मिलेगा, सही पूछोगे तो सही जवाब। तो मैंने परम मित्र के पास गया, मैंने कहा भाई क्या बिजनेस करूं? तो परम मित्र ने कहा भाई तेरे सारे ग्राहक कौन से? मैंने कहा सारे ग्राहक मेरे 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे। तो सारे 7वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे किस लिए काम करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। तो मैंने कहा फिर पतंग का बिजनेस कर ले। दिमाग नहीं का, पतंग का बिजनेस कर ले, क्योंकि सारे बच्चे पतंग उड़ाते हैं। पतंग का बिजनेस करना ठान लिया, लेकिन पता चला कि पतंग के बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। तो पूंजी कहां मिलेगी? सब लोगों से मांगी, सबने मना कर दिया, बहुत छोटा है, अभी कहां पैसा करेगा, मना कर दिया। तो अपने परम मित्र के पास गया और मैंने कहा यार कोई पैसा नहीं देता, कहां से लाऊं पैसा? तो परम मित्र ने कहा कोई देगा भी नहीं, तेरी एज ही नहीं है, तेरे अंदर वो सिंसियरिटी नहीं कि तुझे कोई पैसा देगा, तुझे कोई पैसा नहीं देगा, तुझे तेरा पैसा खुद इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या कैसे करूं? वो खाता ना रोज टॉफी, मत खा। उसने भी आइडिया दे दिया और मैंने उस दिन से टॉफी खाना बंद कर दिया। 3 महीने तक एक भी टॉफी नहीं खाई। धीरे धीरे ये खबर पूरे क्लास में फैल गई। क्लास के बच्चों ने मेरा नाम रख दिया कंजूस मक्खी चूस, क्योंकि मैं जब उनके सामने टॉफी नहीं खाता था तो उन्होंने नाम रख दिया। उसी तरह आपके पड़ोसी को पता नहीं है जब सुबह टाई पहनकर आप निकलते हैं तो ये क्या करने जा रहा है, तो वो भी तुम्हारा नाम रख देता, आरसीएम आ रहा है, आरसीएम जा रहा है। बेचारे उसको भी पता नहीं है, मेरे दोस्तों को भी पता नहीं था, उन्होंने कहा ये कंजूस मक्खी चूस है, उसे मेरा उद्देश्य पता नहीं। लेकिन मैं परेशान नहीं होता था, क्योंकि मेरा टारगेट मेरे सामने था, पैसे इकट्ठे करने थे, पतंग की दुकान लगानी थी। लेकिन कुछ लोगों का जन्म ही आपके जीवन को परेशान करने के लिए ही होता है। खासतौर से मेनका का नाम आपने सुना होगा। वो तपस्या भंग करने के लिए ही आते हैं। वो भगवान अल्लाह के द्वारा भेजे जाते हैं कि जा बेटा इसको जाकर परेशान कर, कितना जल्दी तू परेशान कर सकता है। मेरे लिए भी भगवान ने एक बच्ची को जन्म दिया था जिसका नाम था ललिता राजपूत। वो मेरी क्लासमेट हुआ करती थी। उसको पता चल गया कि मैं टॉफी नहीं खाता हूं, तो उसको मुझे चिढ़ाने में बहुत मजा आता था। वो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक लॉलीपॉप रखा करती थी। अपने ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक लॉलीपॉप रखा करती थी। जुई में उसके सामने जाता था और रेपर खोलकर मेरे सामने चाटती थी, और मेरे जाते ही रेपर लगाकर वापस ज्योमेट्री बॉक्स में रखती थी। मेरे लिए 1 महीना चलाती थी। उसके जीवन में और कोई टारगेट ही नहीं था, मैं बस इसको परेशान करना। आपके जीवन में भी ऐसे ही कई चंपालाल आएंगे जो आपको परेशान करेंगे। चिंता मत करना, सबके साथ हो। गुस्सा आता है जब कोई आदमी ज्यादा बहसबाजी करता है। तो ललिता राजपूत मुझे चिढ़ाती थी, तो भगवान कसम इतना गुस्सा आता था कि ललिता की बच्ची को बताऊं कि मेरे पास कितने पैसे हैं, साले तेरे से ज्यादा पैसे मेरे पास है, और तेरे से बड़ी टॉफी खा मैं सकता हूं। और मैं टॉफी लेने के लिए जाता था, तभी अचानक मेरा टारगेट मुझे याद आता था। मैंने कहा यार मैं किस जगह फंस गया हूं, ललिता से मुझे कौन सी सगाई करनी है, मुझे क्या लेना देना इससे। मैं अपने टारगेट पर अडिग हो जाता। समझाना चाहता हूं, जीवन में टारगेट रहेगा तो भटकोगे नहीं, और टारगेट नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी आपको टारगेट बना लेगा। मशीन गड्ढा खोद रही थी, जैसी भी मशीन गड्ढा खोद रही थी तो 100 आदमी केवल गड्ढे को खोदते हुए देख रहे। जैसी भी मशीन अंदर जाती वो पूरी गर्दन को अंदर ले जाती, जैसी भी मशीन बाहर आती वो पूरी गर्दन को बाहर लाती, और 100 आदमी ऐसा कर रहे थे। पता क्यों? क्योंकि वो जीवन में कोई टारगेट लेके निकले ही नहीं थे। तो जैसी भी मशीन टारगेट बना दिया। मैं नहीं रुका, मेरी बस वाला नहीं रुका, क्योंकि उसे दिल्ली आना था। जिसको ऑफिस जाना था वो नहीं रुका, जिसको स्कूल जाना था वो नहीं रुका। रुका वही जिसके पास कोई काम नहीं था। काम नहीं रहेगा तो कोई भी भटका देगा तुझे। मैंने 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर दिया 1 साल में, क्योंकि सप्ताह में एक बार 5 पैसे 7 पैसे मिला करते थे। 1 रुपया 60 पैसा 1 साल लग गया। होलसेलर के पास गया पतंग लेने के लिए, तो होलसेलर ने कहा इतनी छोटी डील नहीं करते, मिनिमम 3 रुपए चाहिए। तो मैं अपने भाई के पास गया, मैंने कहा भाई तेरे पास भी 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा हो गया, तू मुझे दे दे। उसने मुझे दिया कि नहीं दिया ये प्रश्न है ही नहीं। उसने मुझे दिया कि नहीं दिया ये नहीं प्रश्न है, प्रश्न यह है कि उसने इकट्ठा क्यों किया। भाई मैंने तो पतंग की दुकान लगानी थी, उसको तो कुछ लगाना ही नहीं था, फिर उसने इकट्ठा क्यों किया। जीवन में संगत का असर होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारी बहनें यहां पर बैठी है, अगर आपकी कोई फ्रेंड खाना बनाने की कला में निपुण है और आप पूरे दिन भर उसके साथ रहते हैं, तो आपके मन में वो भावनाएं आएगी ही आएगी, और खाना बनाना आप सीखेंगे ही सीखेंगे, भगवान बनाना आप सीखेंगे। आप आवारा मवाली के साथ रहे और मवाली जैसे गुण आपके अंदर ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। जिन लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही तो गुण आएंगे।
दिमाग से थोड़ी कामयाब होता है, माहौल से आदमी कामयाब होता है। दिमाग तो झोपड़पट्टी में भी पैदा होता है, लेकिन बेचारे को माहौल नहीं मिलता। सारे बच्चे क्या कहते हैं, बड़े होकर केले का होलसेल कारोबार करेंगे। दिमाग पृथ्वी को बदलने का है, चंद्रमा पर जाने का है, लेकिन आसपास के लोग बड़ा सोचने देते ही नहीं। लेकिन जो कम नंबर लाता है, लेकिन जब वो मसूरी की या देहरादून की स्कूल में पढ़ता है ना, तो वहां पर सारे बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सॉफ्टवेयर बना देंगे, दुनिया को बदल देंगे, चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। तो दिमाग कम होते हुए भी काम बड़ा हो जाता है, और झोपड़पट्टी दिमाग बड़ा होते हुए भी काम बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसे आसपास का माहौल नहीं मिलता, संगत। जीवन में बड़ा बनना है तो संगत जोरदार कर लेना। मुकेश कोठारी की संगत ऐसी थी कि 9वीं क्लास आदमी था, सारे बच्चे काम छोड़ के फ्री हो गए, जल्दी फ्री होकर चाय की केबल पर जाकर बैठ जाते थे। लेकिन मैं बीसी छाबा जी की संगत में आ गया और मैं उसकी गाड़ी में चिपक गया, और जब मैं उनके साथ बैठने लगा तो उनकी बातें सुनने लगा, उनके लोगों के संवाद को सुनने लगा, तो वो गुण मेरे अंदर आने लगे। और मुकेश कोठारी को निर्माण कर दिया बीसी छाबा जी ने, क्योंकि उनकी संगत में मुकेश कोठारी आ गया। कामयाब होना चाहते हो तो कामयाब लोगों की संगत में चले जाना। कामयाब लोगों की संगत में चले जाना। कामयाब लोग क्या करते हैं? कामयाब लोग ना हमेशा सितारों को छूने की कोशिश करते हैं। कामयाब लोग हमेशा सितारों को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजे की बात बताऊं, सितारा उनके हाथ नहीं आता। कामयाब लोग सितारे छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजे की बात है कि सितारा उनके हाथ नहीं आता, लेकिन उनका हाथ कीचड़ में भी तो नहीं जाता, क्योंकि हाथ ऊपर रखते हैं। कीचड़ के तो नीचे करना पड़ेगा, हाथ ऊपर रखेंगे तो नीचे जा नहीं सकता, कीचड़ में जा नहीं सकता, इसलिए वो बड़ा सोचते हैं। चाहे उनसे हो या ना हो, होगा बड़ा, बड़ा ही सोचेंगे, छोटा नहीं सोचेंगे। 1 रुपया 60 पैसा भाई से उधार लिया, 3 रुपए 20 पैसे से पतंग की दुकान लगाई, और भाई साहब 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया। छठी क्लास में डबल 3 महीने में। वहां से एंटरप्रेन्योरशिप की मेरी जर्नी चालू हुई, जो फिर कभी रुकी ही नहीं। अब मैं हर बच्चों से अलग सोचता था। होली आती थी, सारे बच्चे खुश होते थे कि कलर लाएंगे, रंग लगाएंगे, और मैं रंग की दुकान लगाता था। दिवाली पर लोग पटाखे चलाते थे, मैं पटाखों की दुकान लगाता था। राखी पर लोग राखी बनवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगाता था। लेकिन मुझे फुल टाइम बिजनेस करना था, तो मैं अपने परम मित्र के पास गया। मैंने कहा भाई, दिवाली होली तो साल में एक बार आती, कोई ऐसा बिजनेस बताना जो रोज कर सकते हैं। तो इसने कहा सारे बच्चे कंचे खेलते हैं, तो कंचे की दुकान लगा ले। परम मित्र से पूछो, पड़ोसी से मत पूछो। हम गलती क्या करते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं। अरे मेरे भाई, थोड़ा बताओ ना कि पड़ोसी में, तुम्हारे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या तुम्हारा पड़ोसी होता? तुम्हारे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता। तुम्हारा क्या खाक होता? तुम्हारा है ही इसलिए कि दिमाग नहीं है। साले दिमाग नहीं है इसलिए तो तुम्हारा पड़ोसी है। दिमाग होता तो तुम्हारा पड़ोसी कभी होता ही नहीं। और जिसमें दिमाग नहीं है उसी से पूछ रहे कामयाब कैसे होंगे, और उसके पास होता तो वो खुद कामयाब नहीं होता। यही हम बार बार गलती कर जाते हैं जीवन के अंदर। परम मित्र से पूछा क्या बिजनेस करे, तो उसने कहा कंचे सब खेलते हैं, कंचे का बिजनेस कर ले। तो भाई साहब, मैंने होलसेल में कंचे लाया और मैदान में जाकर कंचे का बिजनेस करने लगा। जब सारे बच्चे कंचे खेलते थे, मैं कंचे बेचता था। हारने वाला रोता था, जीतने वाला हंसता था, लेकिन दोनों से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारा तो प्रॉफिट समान ही था, हारे या जीते। हमने शुरू से ही ऐसे बिजनेस किए कि साला रोए या जीते, हारे या मरे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा काम जरूर होते रहना चाहिए। जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में आया तो मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी थी। 9वीं 10वीं क्लास में मेरे टीचर से ज्यादा पैसे मैं कमाता था। लेकिन कभी कभी जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे समझना पड़ता है। आज के 40 साल पहले फरीदाबाद में 200 रुपए स्क्वायर फीट में भी कोई जमीन खरीदने के लिए तैयार नहीं था। हेलो, 200 रुपए स्क्वायर गज में भी कोई जमीन लेने के लिए तैयार नहीं था। आपके दादाजी के पास भी ऑफर आया था, तो आपके दादाजी ने कहा ओ इतनी दूर जाकर क्या करेंगे। लेकिन कुछ लोग विजनरी थे। कुछ लोग क्या कर रहे थे, ये दिल्ली के पास है, दिल्ली हर साल 5% बढ़ रही है, 5% आगे बढ़ेगी तो आज ये फरीदाबाद दिल्ली के अंदर आ जाएगा, और जब दिल्ली के अंदर आ जाएगा तो यहाँ की रेट 1000 गुना बढ़ जाएगी। और उसने जगह ले ली। अब बताओ मेहनत कितनी की? मेहनत कोड़ी की भी नहीं की, डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने से आज वो करोड़पति है। मेहनत करने की वजह से करोड़पति नहीं है, निर्णय लेने की दूरदर्शी सोच। कल क्या होने वाला है उसको आज समझ लेना, और जो वक्त को पहले समझ लेते हैं वही दुनिया के किसी भी क्षेत्र के टॉपर होते हैं। हिंदुस्तान में एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी उस समय, एलपीजी सिलेंडर की। तो मेरी मां ने बुकिंग कराई थी और 102 रुपए में सिलेंडर आता था, 102। तो खाली सिलेंडर लेकर जाना पड़ता था और भरा सिलेंडर लेकर आना पड़ता था। तो मेरी मां ने मुझे साइकिल पर सिलेंडर लगा दिया। साइकिल सिलेंडर पकड़ के चला नहीं सकता था, तो पैदल पैदल गया, सिलेंडर पे ट्यूब लगा के, और मैं खाली सिलेंडर लेकर गया। उसको 102 रुपए दिए
गुलाबी कलर की पर्ची दी, उसने मुझे सिलेंडर निकालने की तैयारी की, तभी एक घटना घटी और वहां से मुझे बिजनेस हाथ में लग गया। घटना ये घटी कि एक आदमी आया, उसने कहा भाई साहब नंबर तो नहीं आया लेकिन सिलेंडर चाहिए, बहन की शादी है। उसने कहा नंबर नहीं आया है तो फिर ब्लैक में लेना पड़ेगा, 200 रुपए का मिलेगा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया साला सिलेंडर का ही बिजनेस करें, क्योंकि इसमें 100% का मार्जिन है, कोई गाइड करने वाला नहीं था। हमने कहा बिल्कुल सिलेंडर का ही बिजनेस करेंगे। तो हमने उस सिलेंडर वाले से नहीं पूछा सिलेंडर कहां मिलेंगे, हमने परम मित्र से पूछा। परम मित्र के पास गए और मैंने कहा भाई सिलेंडर का बिजनेस करना है, डिसीजन ले लिया, लेकिन मिलेगा कहां? वो कहा किसी को नहीं मिलता सिलेंडर, इसके लिए एजेंसी लेनी पड़ती है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सिलेंडर तुझे नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं फिर भी करना है, तो सुन, सरकार महीने में 2 सिलेंडर एक फैमिली को देती है, तुझे ऐसी फैमिली को ढूंढना पड़ेगा जिनको मिलते तो 2 हैं लेकिन इस्तेमाल एक ही होता है। और मैंने पूरे मोहल्ले का सर्वे कर लिया कि कौन सी छोटी फैमिली है। जब अंकल घर से बाहर चले जाते थे तो हम आंटी के पास पहुंच जाते थे और आंटी को पूरा बिजनेस स्कीम समझाते थे। मैंने कहा आंटी जी सरकार महीने के कितने सिलेंडर देती है? 2। इस्तेमाल कितना होता है? एक का क्या करते हो? लेते ही नहीं। मैंने कहा यही गलती करते हो, सरकार से ले लो और हमें दे दो तो हम आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। सबने कहा ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। सबने अपना अपना नाम लिखाया और मेरे पास लिस्ट तैयार हो गई सप्लायर की, जिसमें मेरा 1 भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं था, बस ये पता था कि सिलेंडर कहां पड़ा है। अब मैं रोज सिलेंडर वाले के पास जाके खड़ा हो जाता, वहां पर कोई भी ब्लैक में लेने आता, वो जो ही 200 रुपए बोलता, मैं उसकी शर्ट खींच के कहता 175 देगा, वो तुरंत राजी होता और मैं सीधा आंटी से मिला देता। आंटी 50 रुपए कमा लेती, मैं 25 रुपए कमा लेता। उस समय 25 रुपए सिलेंडर पे कमाता था जब 7 रुपए लेबर की पूरे दिन की सैलरी होती थी। 7 रुपए पूरे दिन की सैलरी होती थी, मैं 25 रुपए एक सिलेंडर कमा लेता था। 2-2,500 रुपए महीने के कमाता था। जेब हमेशा भरी रहती थी, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी, लेकिन क्लास के जितने भी, स्कूल के जितने भी गुंडे मवाली बदमाश बच्चे थे जो एक ही क्लास में 4-4 बार फेल हो चुके थे, वो सब हमारी जिगरी यार हुआ करते थे, क्योंकि सबके खाने पीने का इंतजाम हम किया करते थे, क्योंकि उनकी जेब में चमन ही नहीं होती थी जब हमारी जेब में 1,500-2,000 रुपए होते थे। बड़े बड़े मुस्तंड पहलवान जो 4-4 साल से फेल हो रहे हैं, 80-80 किलो वजन हो गया। हमारा वजन था मात्र 42 किलो। हम 42 किलो के चड्डी पहलवान आगे चलते थे और 80-80 किलो के बड़े बड़े पहलवान हमारे पीछे चला करते थे और 80-80 किलो के आदमी आगे आकर बार बार अपनी परफॉर्मेंस बताते थे। मुकेश जी हुक्म करो, क्या करना है? अरे भाई ये पैसों में कितनी ताकत होती तुम्हें पता नहीं है। कौन से आदमी को कहां पर पहुंचा देता है? जब जेब में पैसा होता है। जब जेब में पैसा होता है सब पूछेंगे आप कैसे हैं, जब आपकी जेब में थोड़े से पैसे